नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चू चू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, वो थोड़ा हटके है, तो अलग तरह का है। साहित्य, शांति और युद्ध। कुछ ना कुछ हम लोगों की जिंदगी में कभी कोई कहानी, कभी कोई कविता, कभी कोई शेर, कभी कोई बात ऐसी आती है जिससे आदमी की दिशा बदल जाती है। कई बार किसी अंधेरे में आप चले जा रहे हैं जिंदगी के, और कोई शेर, कोई कविता, कोई कहानी, कोई कथानक, कोई बात ऐसी मिलती है जो आपको रोशनी देती है, जिसके सहारे आप आगे तक जीवन में चलते हैं। तो हर आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी कहानी, कुछ ऐसी कविताएं, कुछ शेर, कुछ बातें जो आदमी के हथियार बन जाती हैं। ये बात जब अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चला, तो उस दिन पहले से दिन से ही एक साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है जो बहुत मशहूर हुआ, जो इस पूरे दौरान कई बार कहा गया। हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ गर जंग लाजमी है, तो फिर जंग ही सही। जब हमारी हाँ। सेना की ब्रीफिंग हो रही थी, तो उस बाद सेना ने भी तुलसीदास की चौपाई, तुलसीदास रामचरितमानस की एक चौपाई का बाबा सहारा लिया, बताया कि भगवान राम ने कहा कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हम और आप देखते हैं, जानते हैं, सुनते रहते हैं, वो कभी ना कभी जिंदगी में काम आती है। तो ऐसी मेरी इच्छा थी कि आज इस विषय पर आप लोगों से चर्चा करें, तमाम साहित्यकार, समझदार लोगों से, आप लोगों से बातचीत करें कि हमेशा हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता है, और वे कौन सी ऐसी बात रही जिंदगी में जो कभी ना कभी किसी ना किसी के लिए हुई है। तो इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। और चूंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री आशीष दुबे जी हैं, जो भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका एक लंबा सफर, एक लंबा कैरियर है पत्रकारिता में, और साहित्य में आपकी रुचि भी है। आप चूंकि पत्रकार हैं, तो मेरा निवेदन सबसे पहले आशीष जी से होगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आप करें। यकीनन अंत भी आपको करना होगा, तो आप दोनों चीजों के लिए तैयार हैं। तो आशीष जी, शुरुआत में सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स के, साहित्य की शांति हो या युद्ध हो, हमेशा जरूरत होती है। और कहा जाता है कि जब अच्छा समाज होगा तो अच्छा साहित्य लिखा जाएगा, उल्टा भी कहा जाता है कि अच्छा साहित्य लिखा जाएगा तो समाज अच्छा बनेगा। आपकी ओपनिंग रिमार्क्स आशीष जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसा परिवेश होता है वैसी रचनाएँ भी बनती हैं, वैसे ही मानसिकता बनती है, वैसा ही सब कुछ अनुभव उसमें उसका निचोड़ उस चीज़ की उसमें आता है जो आदमी लिखता है, जो रचता है या समझता है या बोलता है। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि युद्ध काल में भी या युद्ध से ग्रस्त या कई तरह के अवसादों से ग्रस्त व्यक्ति के मन में बड़ी रूहानी, बड़ी रोमानी और रूहानी सी चीज़ें निकलती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले कि कैफी आज़मी जब मुंबई में कपड़ा मिल में मज़दूर थे और वो अ मई या जून की तपती गर्मी में कई दिनों से वहाँ मज़दूरों के साथ बैठे हुए थे भूख हड़ताल या हड़ताल पर, तब उनके मन में एक कविता जन्म ली थी ऐसी गर्मी और भूख में। तो उन्होंने लिखा था कि जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरों में झिलमिलाने लगते हैं और लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सारे पत्थर मुस्कुराने लगते हैं। तो क्या ये बात। यार कई बार ऐसा होता है कि बहुत सख्त समय में भी बड़े नाजुक एहसास पैदा होते हैं। तो कविता और इन सब का युद्ध काल से सीधा मतलब नहीं है, लेकिन ये हमारे अवचेतन को कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं और उसी की उँगली थाम कर कोई व्यक्ति जो इस तरह से सोचता है, गहरा उतरने की कोशिश करता है कहीं, वो उसी की उँगली थाम के जीवन में आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ें उसके साथ बढ़ जाती हैं। अब कई बार ये भी कहा जाता है जो अनंत प्रतीक्षा की प्रक्रिया है, वो भी एक युद्ध है। व्यक्ति के मन में कई तरह के युद्ध चलते हैं। को जब कोई प्रतीक्षा है, इंतज़ार है, कोई चीज़ हाथ से फिसल रही है, वो सब युद्ध हैं। युद्ध सीमाओं पे लड़े जाते हैं, निश्चित तौर पे देशों पे लड़ाए जाते हैं, लेकिन युद्ध मन में भी बहुत सारे चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है व्यक्ति को, समाज को या फिर देश को या शासकों को अलग-अलग तरह से प्रभावित करती हैं और अलग-अलग तरह से वो उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी जैसे रामधारी सिंह दिनकर का भी एक कविता है जो मुझे याद आ रही थी कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो ये सब हाँ। चीज़ें हैं। अ, जीवन इसी तरह से चलता है, युद्ध से ग्रस्त भी होता है आदमी, युद्ध से मस्त भी होता है आदमी और कई चीज़ें होती हैं। अब देश के युद्ध जो होते हैं, वो एक अलग फलक पे होते हैं, उनके अलग निहितार्थ होते हैं, लेकिन अंत यही होता है कि जो युद्ध से
में फंसा हुआ है अपने अंदर के युद्ध से या बाहर देश समाज के युद्ध से, अंततः वो शांति चाहता है। तो उसकी मन की शांति या तो रचनाओं से निकलती है या रचनाएं उसे शांति के मार्ग पे ले जाती यस, मैंने सुना है कि किसी ने कहा है कि मैं एक लंबा सफर पर चलना चाहता था, लेकिन डरता था इतना लंबा सफर कैसे तय होगा। तभी किसी ने पीछे से आकर कहा, सफर कितना ही लंबा हो, शुरुआत एक छोटे से कदम से होगी, और मैं चल पड़ा। तो जिंदगी में कितनी लंबी शुरुआतें हों, छोटे छोटे कदम से होती हैं। तो आज के एक होनहार शिष्य हमारे साथ हैं, बशीर बद्र जी को आप सब जानते हैं। उनके जो शिष्य हैं अशोक मिजाज जी, वो हमारे साथ हैं। तो हम आपसे ओपनिंग रिमार्क्स की बात नहीं कहेंगे, पहले आपको अपनी वो गजल हम लोगों को सुनानी पड़ेगी। आपसे निवेदन कर सकते हैं हक के साथ कि मैं जी समंदरों का मिजाज हूं, अभी उस नदी को पता नहीं। पहले आप एक जी गजल सुनाइए, फिर आज की बात शुरू करेंगे। अशोक जी, निवेदन है हम सबका। जी 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 है। आपने जिस मतली का कहा, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं, और अपना एक शेर जो उन्होंने कहा है वो सुनाता हूँ। उसके बाद जो मुझे कहना है वो कहूँ। मैं समंदरों का मिजाज हूँ, अभी उस नदी को पता नहीं, सभी मुझसे आके लिपट गई, मैं किसी से जाके मिला नहीं। क्या बात है अशोक जी का। अशोक जी एक जब ये शेर मंच में सुनाते थे सागर में, तो जितने नौजवान है वो कुर्सियों पे खड़े होकर हंगामा करने लगते थे। क्या बात है अशोक जी। हाँ, अब आप अपनी बात करिए। अब जो आज का सब्जेक्ट है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस पर कुछ बात करूं। जी शुरू करिए सर। युद्ध, शांति और साहित्य, साहित्य, युद्ध और शांति, आज का ये सब्जेक्ट है। तो ये तीनों चीजें मुझसे रिलेटेड हैं। युद्ध तो हर इंसान अपना अपना लड़ता ही है, साहित्य, साहित्यकार मैं हूं ही, और शांति का मैं पुजारी हूं ही, ये भी बात है। मगर युद्ध भी साथ साथ होते हैं। अंतर्द्वंद भी एक बहुत बड़ा युद्ध है जो हर बहुत आदमी के अंदर चलता है। और वो जो अभी किसी ने कहा ना कि जिसके अंदर युद्ध नहीं है वह मुर्दा है। युद्ध तो इंसान की जो हमारे मतलब एक तरह से हिस्सा है, लाइफ का हिस्सा है। युद्ध की परिभाषा अलग अलग है। यहाँ जिन मायनों में मैं कह रहा हूँ धनंजय जी और त्रिवेदी जी, उस युद्ध के बारे में बात कर रहा हूँ जो अंतर्द्वंद चलता है। अच्छा, और शांति का देखिए, जहां तक अपने देश का सवाल है, देश के युद्ध का सवाल है जो आज का मैटर है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारा देश महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और महावीर, भगवान महावीर जैसों का है, जो शांति अमन के पैगाम रहे हैं, अहिंसा जिनका धर्म रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई हमारे घर में घुसकर आकर हमारे परिवार को या बहन बेटियों को कुछ करे और हम शांत रहें, तो ऐसा भी हमारा इतिहास नहीं है। यदि हमारे यहाँ जब जब किसी ने छेड़खानी की है संप्रभुता से, तो उसको वो जवाब मिला है, ऐसा हमारा इतिहास भी रहा है। क्योंकि एक साहित्यकार भी देखने में सीधा साधा होता है, मगर उसको भी कहीं अगर चोट लगती है, अगर कोई उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो मैं दो शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ, दो शेरों में, जी कि महकते लफ्जों को गजलों में ढाल सकता हूँ, मैं कागजों से भी खुशबू निकाल सकता हूँ, और तू मेरी जेब में रखे हुए कलम पे न जा, मैं वक्त आने पे चाकू निकाल सकता हूँ। क्या बात। मैं वक्त आने पे चाकू निकाल सकता हूँ। वही जो हमारे देश में आज हो रहा है कि हम अहिंसा के अशोक पुजारी जी, हैं। एक छोटा सा सवाल और, जिंदगी में हाँ कोई एक ऐसा शेर, कोई ऐसी बात आपकी जिंदगी में आई हो जिसने आपको दिशा दी हो, कुछ जिसने आपको प्रेरणा दी हो, जिसने आपको ताकत दी हो, वो जरूर सुनाइए। जी, अभी जो बात चल रही थी कि जो आपने सफर का एक जिक्र किया था, सफर का जिक्र किया था, तो मैं जी अपनी जिंदगी का एक शेर सुनाता हूँ जो मेरी जिंदगी का मकसद बन गया और वो आज भी कायम है। जी, वही उसमें एक, आज के मकसद है, मैं इस पूरे कार्यक्रम जी का वही मकसद है, सुनाइए। ठीक है, तो दो शेर मैं उस गजल के दो तीन शेर सुनाता हूँ आपको, ठीक है। कि जिंदगी से न कुछ गिला करना, हर मुसीबत का सामना करना, मंजिलें ख्वाब बन के रह जाएं, इतना बिस्तर से प्यार क्या करना। क्या बात। मंजिलें हैं द्विवेदी जी, सुन रहे हैं द्विवेदी जी? हाँ, सुन रहे आशीष जी, सुन रहे। हाँ, और बंद मैं, रहो। मंजिलें ख्वाब बन के रह जाएं, इतना बिस्तर से प्यार क्या करना, ये मेरा शेर है जो मुझे आज भी बिस्तर पे सोने नहीं देता। बहुत क्योंकि बढ़िया। बिस्तर बिस्तर पे पड़े पड़े आलोक जी सिर्फ सपने देखे जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैंने कहा कि मंजिलें ख्वाब बन के रह जाएं, इतना बिस्तर से प्यार क्या करना, इतना बिस्तर से प्यार क्या करना।
और आप जो बोलते जाएंगे मैं आपको उसके आगे चलिए अब पहले राउंड में धनंजय जी के पास चलते हैं। धनंजय टैगोर जो पूना से हम लोग के साथ हैं, एक बहुत अच्छे कवि भी हैं। धनंजय जी, पहले हमें आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसा वाकया जो आपकी जिंदगी में आया हो, आपकी दिशा बदल गई हो, या जिसने आपको बहुत ताकत दी हो। पहले वो सुनाइए, फिर आप अपनी कोई कविता सुनाइए। जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। साहित्य, शांति और युद्ध, आंतरिक और बाह्य, एक बड़ी अजीब सी प्रकृति है। एक ध्रुव जी कविता है जो अक्सर मैं मंच पर खड़े होकर, अपने जीवन के मंच पर खड़े होकर कई बार, सैकड़ों बार, हजारों बार उसको सुनता हूँ, सोचता हूँ। बहुत बढ़िया। ध्रुव जी ने लिखा है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य में क्या देखना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना। मित्र, इतने युद्ध चल रहे हैं जो प्रत्यक्ष है और जो परोक्ष है। जो नेपथ्य में बैठे हुए लोग युद्ध कर रहे हैं वो नजर नहीं आते। आज हमने देखा कि युद्ध की परिभाषा है, एक आदमी बाहर से आके बोलता है युद्ध बंद, और युद्ध बंद हो जाता है। तो क्या युद्ध चल रहा था? जो आज जो नेपथ्य में जो बातें चलती हैं वो बहुधा सामने नहीं आती, और ये सबसे भयावह युद्ध है, एक भ्रमजाल है। अब आप देखिए, हम कहते हैं शांति के लिए युद्ध जरूरी है। युद्ध क्यों हो रहा है? शांति के लिए युद्ध हो। शायद नेट की प्रॉब्लम है, धनंजय जी फ्रीज हो गए हैं। हमारी जो अगली पैनलिस्ट है, मैं धनंजय जी आप बीच में फ्रीज हो गए थे। नेट की आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, अब आप बीच में फ्रीज हो गए थे, ठीक है। हाँ, अनुपमा जी चिंता मत करिएगा, आपके यहाँ साइड लाइट चली गई है, आप यथावत दिख रही है। चलिए धनंजय जी आपके पास आते हैं, पलट के लौट के आते हैं अगले राउंड में। शायद आपके यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम है। श्रुति जी के पास चलते हैं। श्रुति जी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, जिनका करीब 25 साल का कैरियर का साक्षी तो मैं हूँ, कि 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ श्रुति जी को जर्नलिज्म करते हुए। और आप बहुत अच्छी कवि भी। जब भी युद्ध होता है, मैंने ये बात पहले भी कई बार सुनी है, कही है, कि सबसे ज्यादा इसको कोई भोगता है तो महिला होती, महिला की देह होती। और तो सबसे पहले तो श्रुति जी की कविता है महिला की देह पे। मैं कहूंगा कि पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो कविता सुनाएं, फिर इसके बाद आप विषय पर अपने विचार रखें। जी नमस्कार आप सभी को। आलोक जी का आदेश है तो पहले मैं सबसे पहले आदेश नहीं, हम सबका निवेदन है आपसे। मैं कवि नहीं, आप मेरे अग्रज हैं, आपका आदेश स्वीकार्य है। कविता सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है जेब। मेरी माँ के कपड़ों में जेब नहीं थी, मेरी माँ के कपड़ों में जेब नहीं थी, नानी के भी, बुआ के भी। उन्होंने अपने ब्लाउज में खोसे नोट, पल्लू में लगाई सिक्कों की गांठ, बहुत हुआ तो पन्नी में धर ली बिंदी, क्लिप, आधा मुट्ठी चने। लड़कियों ने शमीज में खूब फसाई सेफ्टी पिन। औरतों के रुमाल में बंधी रही बच्चों की दवाएं, पसीने से मुड़ी हथेलियों में भीगते रहे शगुन के लिफाफे। पति झट तैयार हो जेब में हाथ डाल लेता, औरतों के कंधे पर रहा बटुए का भार, उसके कंधे पहले ही झुके हुए थे। औरतों के कंधे, औरतों के हाथ कंधे, यहाँ तक कि ब्लाउज पेटीकोट भी अतिरिक्त से भरे रहे। वो अपने हाथ उठाकर हवा में लहरा नहीं सकती थी। औरतों के हाथ कंधे, यहाँ तक कि ब्लाउज पेटीकोट भी अतिरिक्त से भरे रहे। वो अपने हाथ उठाकर हवा में लहरा नहीं सकती थी, भले हाथों में कुछ न हो। जेब की तरह उन्हें हाथ लहराने की भी आदत नहीं थी। उनकी देह हमेशा भारी रही और हाथ खाली। पीढ़ियों तक औरतों के हाथ कपड़े धोने से पहले पतियों की जेबें टटोलते रहे। उनके हिस्से में इतनी ही जेब आई, उनके हिस्से में इतनी ही जेब आई, वे मान चुकी थी जेब उनके लिए नहीं है। उन्होंने कभी जेब के सपने नहीं देखे, सपने देखना वो पहले ही छोड़ चुकी थी। औरतों ने सदियों अपनी देह को ही बनाया जेब, जिसमें छिपाती रही फिक्र, अपमान, उदासी, वेदना, दुख। यहाँ सब सुरक्षित था, आदमी ने इन जेबों को कभी नहीं टटोला। तो
ये एक कविता। और आलोक जी ने बिल्कुल सही कहा कि युद्ध हो, शांति हो, बदला हो, आक्रोश हो, सबसे ज्यादा पीड़ित, सबसे ज्यादा भोगती स्त्रियां हैं। लेकिन चूंकि अभी हम साहित्य की बात कर रहे हैं और मैं सिर्फ केवल तात्कालिक परिस्थितियों पर भी ना जाऊं, हम लंबे समय में देखें तो मैं एक चीज मानती हूँ कि साहित्य कभी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता है। साहित्य में तात्कालिक रूप से भले ही वीर रस की कविताएं लिखी जाती रही हो, जोश भरता रहा हो, लेकिन साहित्य हमेशा प्रेम और शांति का आह्वान करता है। और मैं ऐसी ही साहित्य की पक्षधरता करती हूँ। साहित्य वो जो हमें सही रास्ता दिखाए, हमें चेतना दे, हमें सही मनुष्य बनाए। युद्ध हमेशा, युद्ध कभी भी किसी के भी देशों के बीच में वो मनुष्यता के विरोध में होता है। तो मैं ऐसी साहित्य की पक्षधर हूँ जो शांति की और प्रेम की बात करता है। हमारे साथ अनुपमा सिंह जी हैं। जो अनुपमा मैडम बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने भी बहुत लंबा सफर तय किया है और देश के अलग अलग हिस्सों से पत्रकारिता की है। अनुपमा जी, सबसे पहले तो आप अपने ओपनिंग रिमार्क्स दें, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कोई ऐसी कविता, कोई ऐसा शेर, कोई ऐसी बात जिसने आपके जीवन पर बहुत ज्यादा असर डाला हो, जो आपको बहुत पसंद हो, उसके बाद आप अपनी बात शुरू करिए। अनुपमा जी। देखिए, वैसे सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे यहाँ लाइट नहीं है, इसलिए मैं धुंधली-धुंधली दिखाई दे रही हूँ। नहीं, आप साफ दिख रही हैं। हाँ, और मैं ना श्रुति जी की बात से बेहद मतलब उनकी बात का समर्थन करती हूँ कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से साहित्य जो है वो लड़ना नहीं सिखाता है, साहित्य समाज को सुधारना चाहता है। जो साहित्य है वो हमारे जीवन में अलग-अलग तरीके से मोड़ लेके आता है, चाहे वो आलोचनात्मक तरीका हो, चाहे विकास का तरीका हो, तो चाहे संस्कृति को लेकर वो हमें नई-नई चीजें सिखाता है। और मैं अगर कहूँ तो मुझे जो कविता बहुत पसंद है वो है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी हुई, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरे हिसाब से हर लड़की को एक झांसी की रानी की तरह अपने जीवन में जो दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। युद्ध जरूरी नहीं है कि हम मैदान में युद्ध, क्योंकि आज की नारी हर समय युद्ध लड़ रही है, वो अपने घर में, परिवार में, समाज में। उसको उस परिवेश में, क्योंकि आज भी हम कहते हैं कि 50% महिलाओं को आरक्षण हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो एक तबका महिलाओं का आज भी दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसको उठने की जरूरत है। और वैसे अगर उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो जैसे कुरुक्षेत्र जो किताब है, वो पुस्तक से हमें मानवीय मूल्यों को वो दर्शाती है। वहीं अगर प्रेमचंद जी की पुस्तक की बात करें, जो उनकी लेखनी है, उनके साहित्य की अगर हम बात करें, तो उस सामाजिक जीवन को दर्शाती है। वहीं अगर हम तुलसीदास के साहित्य की बात करें तो वो सामाजिक मूल्यों और धर्म के प्रति। तो हमारा जो साहित्य है और जिसके लिए अलग-अलग जो लेखक हुए हैं, कवि हुए हैं, उन्होंने हमेशा समाज को दृष्टिगत रखते हुए अपनी जो किताबें हैं वो लिखी हैं। चाहे वीर रस की बात करें, जैसे श्रुति जी बता रही थी, लेकिन युद्ध अगर होता है तो युद्ध में नुकसान सबसे ज्यादा एक परिवार, एक महिला वही उठाती है। तो युद्ध का समर्थन कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन मजबूरी हो गई है सच के लिए, समाज के लिए लड़ने के लिए। तो उस समय भी कई सारे हमारे लेखक रहे हैं जिन्होंने हमारे जो सैनिक हैं उनमें उत्साह भरा है। जी आशीष जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। एक बात कही जाती है, एक बड़े शायर ने कही थी कि ये बात 5000 साल से हम सुनते चले आ रहे हैं कि हमारी माँ तुमसे अच्छी दाल बनाती थी। यानी 5000 साल से लगातार लोगों की दालें खराब ही बनती जा रही। वैसे ही लोग कहते हैं कि हमारे समय में बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा था, अब वो नहीं लिखा जा रहा। जैसे कहा जाता है कि एक एक लाइन ऐसी होती थी कि रामधारी सिंह की एक लाइन के सिंहासन खाली करो की जनता आती है, आंदोलन बन गई। आजादी में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक लाइन थी और आंदोलन बन गई। साहित्य की जो एक ताकत है कि उसकी एक लाइन भी आंदोलन बना देती है। चाहे वो शांति का समय हो तो प्रेम बना देगी, युद्ध का समय है तो लोगों में एक नया उत्साह भर देगी। क्या ये बात सच है कि अब वो साहित्य का स्तर कुछ कम हो रहा है, या वे लाइनें ऐसी नहीं लिखी जा रही, ऐसी कविताएं नहीं लिखी जा रही जो जीवन बदल दे? हाँ, वैसे ये बात सही है कि उतनी मात्रा में या उतनी कई बार ऐसा लगता है कि उतनी गुणवत्ता वाली जो चीजें हैं वो सामने नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सृजन है, साहित्य है, कहीं ना कहीं चल जरूर रहा है।
इसकी मात्रा कम हुई होगी। लोग अब देखिए इसका एक वजह और भी, इससे कई अब माध्यम भी आ गए हैं। पहले लोग किताब लिखते थे कहीं, अब हम कभी बहुत गहराई में जाते हैं, कहीं सोशल मीडिया में कहीं जाते हैं, कुछ देखते हैं। इवन फिल्मों में भी मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ लोगों की जो गाने अभी भी आते हैं, उसमें बहुत नाजुक और बहुत ही अच्छी बातें होती हैं। जैसे रंग दे बसंती के कुछ गाने थे, उसमें बड़ा जोश था और उसमें बहुत सारी बातें थी, कुछ नए उसमें थे। इसी तरह की कुछ और भी अभी के दौरान बहुत सारी फिल्में ऐसी आती है, लेकिन वो फिल्में इस तरह की होती हैं कि गानों की जो संदेश या गानों की जो नजाकत है, वो कहीं दब जाती है म्यूजिक की वजह से या किसी और वजह से। तो साहित्य का सृजन या इन सब चीजों हो जरूर रही है, इसके थोड़े माध्यम बदल गए और लिखने पढ़ने वालों के तौर तरीके भी बदल गए। तो थोड़ा सा जरूर इसमें ठहराव सा कभी कभी लगता है, क्योंकि एक बात और है कि कवि सम्मेलन, मुशायरे जो पहले बहुत ज्यादा होते थे वो खत्म हो गए। जो बड़े बड़े ये जो चैनल है जिन पे निर्भर है लोग 2-3-4 घंटे बिताने के, उस पर भी इस तरह की अब चीजें है नहीं। तो कहीं से ये हो जाता है कि थोड़ा सा नए लोगों को लगता है कोई और माध्यम से कहीं चले जाए, कुछ और लिख लें, तो वहां पर चीजें होती है। लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अपने स्तर पे कहीं ना कहीं लिख रहे हैं। एक मेरी परिचित है, वो दोहे के रूप में बहुत अच्छी विचार लिखती है, तो एक नई विधा के तौर पर वो उसमें उसको डेवलप कर रही हैं। कुछ और लोग हैं जो कविता लिखते हैं, कभी कभी इवन मैं भी लिखता हूँ। अभी तक मैंने कभी किसी को नहीं सुनाई, कभी क्योंकि ऐसी स्थितियां नहीं होती, क्योंकि दिन भर ये पत्रकारिता और ये सब चीजें, तो लोग लिखते हैं, या तो सामने नहीं आते हैं या उनकी चीजें उस तरह सामने नहीं आ पाती। तो होता क्या है कि उस तरह के लोग उनको गाइड करने के लिए या उनके ऊपर एक छत्र छाया जैसे भी नहीं बचे। तो ये सब चीजें, जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, अगर ये एक एक लोग भी तैयार कर लें तो उस तरह से ये एक साइकिल, ये उस तरह से वो चीजें चलने लगेंगी। ऐसा नहीं है साहित्य की लोगों में भूख नहीं है, उसे जगाने की जरूरत है। तो मेरा जो सोचना है, तो चलिए अब धनंजय जी के वो पास चलते हैं। धनंजय जी, वो अगर साहित्य में वो ताकत अगर खत्म हुई या साहित्य मौथला हुआ जो लोगों की दिशा बदल दे, जैसे दिशा सूचक होते हैं चौगड्डों पर, अगर वो दिशा सूचक खत्म हो गया है, साहित्य की वो धार खत्म हो गई, तो आप समाज को कैसे देखेंगे? क्या रील और व्हाट्सएप और फेसबुक इस समाज को बदल पाएगा? इसकी दिशा अलग बदल पाएगा क्या? आलोक जी देखिए, साहित्य की धार खत्म नहीं हुई। दो लाइन है, न तोप निकाल, न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिले तो अखबार निकालो। तो ये दो लाइनें किसी भी युद्ध पर भारी पड़ती। परंतु क्या है, जब से साहित्य संस्थाओं के लिए लिखा जाने लगा, साहित्य की रचना हो रही है संस्थाओं के लिए, तब से बिल्कुल साहित्य की धार खत्म। यानी वामपंथी साहित्य, दक्षिण साहित्य, दलित साहित्य यानी दिशा हमने पहले तय करी। जैसे अच्छा बीच में एक बार कहूँ, ऐसे साहित्य, ऐसे एक कविता जो सुनाई आज जी ने, निश्चित तौर पर कालजयी कविता है जो जेब पर सुनाई। ये अगर इसको अच्छे ढंग से प्रकाशित किया जाए तो सदियों लोग इसको पढ़ेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। तो कविता आपने शुरू में कही कि मैं सुनना चाहता हूँ, पर ये साहित्य को लेकर जो एक वो है छीछा वेदना, जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, हम साहित्य से कहा कि वो एक अच्छे उपन्यास को हम साहित्य कहते हैं, लिखा है। तो हम देखें गुलशन नंदा लगभग 50 उपन्यास लिखे, कोई पुरस्कार मिला? साहित्य के पन्नों में उनका नाम कहीं पर है? कितनी फिल्में बनी, लोग आज भी सुनते हैं, चाव से देखते हैं, पढ़ते हैं, परंतु साहित्यकार नहीं। परंतु लाल पान की बेगम एक कहानी में वो साहित्यकार हो जाते हैं। तो ये जो संस्थागत साहित्य है, ये एक बहुत होना चाहिए मठाधीश जो बने हुए हैं, जो तय करते हैं कि आप साहित्यकार हो कि नहीं हो। वो दोनों पक्षों में ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जिससे साहित्य की धार खत्म हो गई। उस जमाने में, जिस जमाने में प्रेस नहीं था, रामचरितमानस लिखा गया और उसकी आज भी पंक्तियां लोग कोट कर रहे हैं। तो ये साहित्य की ताकत। अच्छा, एक और बात से मैं इधर थोड़ा सा मेरा विचार है, जैसे कहा गया युद्ध पसंद नहीं है, मेरा कहना है शांति थी कब? जब आप पहले पत्थरों से लड़े, जब आप जंगली थे, फिर आपने भाले निकाले, फिर आपने तीर बना लिए, फिर आपने बंदूकें बना ली, फिर आपने तोपें बना ली। तो ये बनाया कब आपने? जिसको आप शांति काल कहते हैं, वास्तव में ये युद्ध की तैयारियां हैं। आपने बम बनाया,
फिर आपने परमाणु बम बनाया। तो जो शांति की जो हम अवधारणा में बैठे हैं कि सब कुछ शांत है, यहाँ कुछ शांत नहीं। संजय जी बहुत अच्छी बात कही आपने। अब अशोक जी से इस बारे में आगे बात करते हैं। अशोक जी, मुर्गी अंडा वाला जो खेल है थोड़ा हम लोग को समझाइए कि अच्छे साहित्य से अच्छा समाज बनता है या अच्छे समाज से अच्छे साहित्यकार बनते हैं? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। बहुत गंभीर और बहुत अच्छी चर्चा द्विवेदी जी ने भी की और धनंजय भाई ने भी की। साहित्य देखिए समाज का दर्पण होता है और साहित्य अलग से बैठ के नहीं रचा जा सकता। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो सामाजिक स्थितियां हैं, उसी के आधार पर साहित्य होता है और वही साहित्य सच्चा साहित्य है, वही समाज का दर्पण है। तो जहां तक साहित्य का सवाल है, हर युग में वो अपने युग के हिसाब से लिखा गया और पढ़ा गया। आज जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया, लिखा तो आज भी जा रहा है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि जिन माध्यमों से लोग अभी हाईलाइट हो रहे हैं, जो हाईलाइट हो जाता है उसको पढ़ा जाता है। इसलिए वो जो पहला शेर था ना मेरा कि मैं समंदरों का मिजाज हूँ, उसी में एक शेर और आता है आलोक भाई। जी जी। ये मुकद्दरों की लिखावटें जो चमक गई वो पढ़ी गई, और जो मेरे कलम से लिखा गया उसे क्यों किसी ने पढ़ा नहीं। तो ये सर जो लिखने और पढ़ने की बात है, जैसे तो जो पर्दे पर हैं वो ज्यादा सफल है, जो पर्दे पर नहीं आ पाए, पर्दे से मेरा मतलब इंस्टाग्राम या नेट का मीडियम, जो उस पर नहीं है, तो वो साहित्य वो एक अलग दुनिया है और उसमें जो साहित्य आ रहा है वो जाहिर है कि वो एक ऐसा साहित्य है जो पब्लिक को अट्रैक्ट करता है और पब्लिक उसको पसंद करती है, वो चला जाता है। और एक ऐसा साहित्य होता है जिसे आपको ढूंढ के पढ़ना पड़ेगा और वो आप तक पहुंचता है लेकिन बहुत धीरे धीरे पहुंचता है। मुझे खुद 45-50 साल हो गए आलोक भाई, आप तो जानते हैं, लिखते हुए, लेकिन आज जाकर के मेरे ऊपर 5 विश्वविद्यालयों में पीएचडी हुई, 5 विश्वविद्यालय में, 2 जिसके ग्रंथ आ चुके हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं से तो पकड़ में आया वो मामला। तो साहित्य बड़ा स्लो चलता है और कई कई साहित्यकार तो ऐसे होते हैं पूरी उम्र निकाल के चले जाते हैं, उसके बाद उनका साहित्य पढ़ा जाता जी कि भाई ये क्या लिख गया। तो साहित्य खत्म नहीं हुआ और साहित्य बराबर चल रहा है। धीरे धीरे आपके जब आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको नेट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा कि सच्चा साहित्य कहाँ जा रहा है और कहाँ से क्या आ रहा है। तो चलिए यही अब श्रुति जी से इस बारे में आगे बात करते हैं। श्रुति जी, एक बात बताइए, क्या जो बात अशोक जी ने कही या जो बात आशीष जी ने कही, क्या शब्दों की कोमलता पर शोर हावी हो रहा है? इस वजह से साहित्य कहीं कुछ इधर उधर गुम सा रहा है, कुछ हल्का सा हो रहा है? आलोक जी, साहित्य कहीं नहीं घूम रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, इतना निराश नहीं होना है। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, प्रेमचंद के समय में, महादेवी वर्मा के समय में, निर्मल वर्मा जी के समय में, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के समय में क्या पूरी जनता साहित्य लिख रही थी? उस समय भी मुट्ठी भर लोग ही लिख रहे थे। जो इंटेलेक्ट वर्ग होता है, जो बुद्धिजीवी, जो प्रबुद्ध वर्ग होता है, जो लेखक वर्ग होता है, वो मुट्ठी भर ही होता है। 10%, 12% हमेशा जो आबादी होती है। एक फर्क आया है, साहित्य का हास नहीं हुआ है, पाठकों का हुआ है, पढ़ना छूटा है। उस समय लोग पढ़ते थे, इसलिए उनको ज्यादा उद्धृत किया जाता है, ज्यादा अच्छा साहित्य सामने आया। और युग बदला है, समय बदला है, हमारे खाने की थाली में व्यंजन बदले हैं, हमारे कपड़े पहनने का तरीका बदला है, हमारा ट्रेवल करने का तरीका बदला है, तो साहित्य भी बदला है। साहित्य में अब कई सारी चीजें होगी जो पहले भी थी। गुलशन नंदा के उपन्यास थे, अगर हमारे पास महादेवी वर्मा की किताबें थी, वही गंभीर साहित्य आज भी है, वही पॉपुलर राइटिंग आज भी है, वही पल्प फिक्शन आज भी लिखा जा रहा है। और दरअसल आज माध्यम इतने सारे हैं ना, लोगों की पढ़ने के प्रति रुचि घटी है। हम 5 लोग बैठे हैं और मैं 5 से सवाल कर रही हूँ कि आप 20वीं सदी के बाद के 10 नए रचनाकारों की नाम ले दीजिए और कहानी, किताब, उपन्यास, जो विधा आपको पसंद है वो किताबों के नाम लेके बता दीजिए कि हमने कितना पढ़ा है। तो हम कैसे ब्लेम करते हैं साहित्य खत्म हो रहा है जब हम ही नहीं पढ़ रहे हैं? लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, नए रचनाकार बहुत उम्दा लिख रहे हैं। पाठक लाइए, पाठक कहाँ है? चलिए ये बात अनुपमा जी से पूछते हैं। अनुपमा जी, आप पत्रकार हैं, बताइए। श्रुति जी कह रहे हैं कि हम तो अच्छा लिख रहे हैं, खूब लिख रहे हैं, आप किताबें ही नहीं खरीद रहे हैं, आप पाठक ही नहीं ला रहे हैं, तो समाज में परेशानी अच्छे साहित्य की नहीं है, अच्छे पाठकों की है। अनुपमा जी। देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि मैं श्रुति जी की बातों से समर्थन करती हूँ, क्योंकि वाकई में साहित्य तो लिखा जा रहा है, लेकिन
हम लोग पढ़ने से ज्यादा सुनने के आदी हो गए हैं, हम देखने के आदी हो गए हैं। जब से ये टेलीविजन आया है और सोशल मीडिया आया है, गूगल पे सर्च करने की जगह अगर हम कुछ सर्च भी करते हैं तो सबसे पहले उस पर स्पीकर पे डाल देते हैं कि जिससे हम उसे सुन सके, हमें पढ़ने की जरूरत ना हो। तो साहित्य का प्रभाव केवल एक व्यक्ति के जीवन में नहीं बल्कि पूरे समाज के जीवन में पड़ता है और इससे एक बेहतर दुनिया का विकास होता है। लेकिन वो श्रुति जी जैसे बोल रही है कि साहित्य तो लिखा जा रहा है लेकिन पाठक नहीं है, तो सच में हमको पाठकों को जागरूक करना होगा या फिर उसके प्रति अवेयर करना होगा कि भाई जो किताबें लिखी जा रही हैं उनको पढ़ा भी जाए। आज आप देखिए ना कितने प्लेटफॉर्म हो गए हैं किताबों के लिए, अमेज़न पे किताबें मिल रही हैं, फ्लिपकार्ट पे मिल रही हैं, लेकिन उसकी सेलिंग आप देखिए कितनी है, कितने लोग उसे खरीद रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन पे देखिए, कई लाइब्रेरी हैं जिन पे किताबें हैं लेकिन लाइब्रेरी में कितने लोग वहां पढ़ने जा रहे हैं। पहले लोग जाते थे, ढूंढते थे, उनके घरों में इतिहास की उपन्यास है, उनकी किताबें होती थी। आज कहाँ है, आज नहीं ले रहे। तो कुल मिलाकर ये है कि जीवन और साहित्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी लोगों को भी यानी कि पाठकों को भी साहित्य से जुड़ना होगा ताकि जीवन और साहित्य दोनों एक दूसरे के लिए जो प्रेरणा स्रोत बने हुए थे वो आगे भी बने रहें। जी मैं एक बात आशीष कहना जी। चाहती हूँ आलोक जी, मैं इस बीच में एक 2 मिनट आधे मिनट की बात जी। कहना चाहती हूँ। जैसे अभी हम राजनीति की बात कर रहे थे, साहित्य दरअसल आम जनता नहीं, राजनीति में भी था। मुझे वो संसद का दृश्य याद आता है जब सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह आमने सामने है। सुषमा जी कह रही हूँ तो इधर उधर की ना बात करिए, बता कि काफिला क्यों लूटा। मनमोहन सिंह जवाब दे रहे हैं कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, इंतजार तो देख। तो ये जो आप हास की बात कर रहे हैं ना, ये राजनीति में भी हुआ है, समाज में भी हुआ है, इसलिए साहित्य का भी हो रहा है, दिख रहा है। केवल हम साहित्य विधा को दोष नहीं दे सकते। जी मेरी बात समाप्त हुई। इससे पहले आशीष जी बात समाप्त करें, धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, थोड़ा सा भाषा को लेकर भी मेरा प्रश्न है। देखिए, देवदत्त पटनायक, उनके पास कवि नहीं है पढ़ने वालों की। सदगुरु कवि नहीं है उनके पास। चेतन भगत कवि नहीं है, अंग्रेजी में लिख रहे हैं। ये सारा अकाल क्या हिंदी भाषियों की बात है? कुछ भाषाओं की बात हो सकती है ना। आज पूरी दुनिया भर में उर्दू मुशायरे हो रहे हैं, कवि सम्मेलन नहीं हो रहे हैं। तो कुछ हमको भी अपने अंतरात्मा झांकना पड़े। जो हम लिख रहे हैं ना, सारा दोष पाठकों पर डाल देने से अच्छा है कि थोड़ा सा जैसे श्रुति जी ने कविता लिखी, काजदेव कविता है, बहुत बड़ी कविता है। जैसे ठाकुर का हल एक कविता है दलित, उसको लेकर कितनी बड़ी कविता है आपका। परंतु थोड़ा सा दुष्यंत कुमार आज भी पढ़े जाते हैं, हर किसी के मुंह में दुष्यंत कुमार है। तो थोड़ा सा हमको भी जिम्मेदारी लेनी पड़े। नहीं, हम अपने स्वर्णिम अतीत को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम कब तक वहीं अटके रहेंगे। और अति शुद्धतावाद के आग्रह ने भी हिंदी का नुकसान किया। जो आप भाषा की बात कर रहे हैं ना, तो समय के साथ तब्दीली तो आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि भाषा का इतना पतन हुआ है, हिंदी में बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी जा रही है। फिर मैं वही कहूंगी कि 2000 के बाद की सदी की आपने नई कविताओं में कितने लोगों को हमने रेखांकित किया है, हम पढ़ कितना रहे हैं। दरअसल हमें तो सिर्फ सुनाने की होड़ है ना आज के समय में, ये एक बड़ी समस्या है। जिस समय प्रेस नहीं थे, वो कबीर के दोहे आज भी याद है। और जिनको पुरस्कार मिल गया ज्ञानपीठ के, उनकी एक भी पंक्ति याद नहीं। तो थोड़ा सा हमको भी झांकना पड़ेगा अपने अंदर में। लंबा चर्चा का विषय है धनंजय जी। समय बदला है, अब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। श्रुति जी ताकतवर है, आप संभल के रहिए। आशीष जी, ऑपरेशन सिंदूर नाम पे भी ऐतराज है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एकता होना चाहिए था। खैर छोड़िए। आशीष जी, जो 2-3 बातें आई, जैसे श्रुति ने एक बात कही कि लिखा अच्छा जा रहा है, पाठक नहीं है। धनंजय जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भी लिख लो आप, लेकिन आप साहित्यकार नहीं माने जाएंगे। अशोक जी ने भी बात कही कि साहित्य तो लिखा जा रहा है लेकिन समाज में तक पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन धैर्य रखिए, उम्मीद जगाते हैं, कभी न कभी ये बात होगा। मुकमा जी ने उसको अलग तरीके से कहा। मैं आपसे 2 बातें समझना चाहता हूं, जो इसके पहले आप समापन करें। पहली बात, समस्या भाषा की है, अच्छे साहित्य की है या अच्छे पाठक की है। दूसरी बात कि हम अपने हिसाब से, जैसे युद्ध है तो हम युद्ध की कविताएं खोज लेते हैं, जब प्रेम में होते हैं तो प्रेम की कविताएं खोज लेते हैं। तो समाज अपने हिसाब से साहित्य चुनता रहता है, लेकिन साहित्य समाज को दिशा दे, वो साहित्य कैसे लिखा जाएगा, ये हम आपसे पूरी बात समझना चाहते हैं। तो आप अपनी बात समाप्त करिए। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो लिखा जाता है
वो ऐसा नहीं है जैसे अभी श्रुति जी ने अपनी चीजें सुनाई और लोगों ने सुनाई, तो बहुत अच्छी चीज है। मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि वो 10, 20, 25, 30 हजार लोगों के पास हो, लेकिन आज नहीं तो कल वो 10, 50 लाख लोगों के पास, करोड़ लोगों तक भी पहुंचेगी। तो एक बात ये है कि जो पहले प्रेमचंद जी ने लिखा या दूसरे लोगों ने लिखा उसको हम आज पढ़ रहे हैं 100 साल बाद करीब। तो ऐसा है कि साहित्य का जो सामयिकता है वो खत्म नहीं होगी, वो कभी न कभी हर दौर में हर वक्त में वो बिल्कुल सामयिक बना रहेगा। सवाल यह है, इस पूरे निष्कर्ष का ये आता है कि पाठक कहाँ से लाए। तो पाठक जो है, जो वर्ग है, इस समय मैं समझता हूँ कि पिछले 20-25 साल का तो कम से कम ऐसा दौर है कि बड़ी चीज बहुत जद्दोजहद है। जो मैंने शुरू में कहा कि अपने अंदर के युद्धों से लोग परेशान है, लहूलुहान। तो उन सब के बीच में साहित्य को पढ़ना, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, खुद मैं भी ऐसा हूँ कि कई किताबों में खरीद के लाता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि पढ़ेंगे कभी पढ़ेंगे। तो ऐसे कई लोग हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत निराशाजनक स्थितियां हैं, माध्यम बदल गया। जैसा भी बात है, कदम ताल करना होगा, तो कदम ताल करना होगा ना, वो मीडियम चेंज हो गए हैं ना। तो हम ये सोचें, कोई और जो किसी ने लिख के रख लिया हो सोचे कि मुझे तो ये आता नहीं और सोशल मीडिया पे कैसे जाऊं क्या जाऊं, तो वो अपना नुकसान भी कर रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है कि उसकी बात वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो उसको भी थोड़ा सा कदम ताल करना होगा कि जब पढ़ने और पढ़ाने के तरीके बदल गए हैं तो उस माध्यम तक भी पहुंचना होगा। किताबें छापना और ऑनलाइन तक जाना, ये भी बहुत, ये सब सारी जटिलताओं को भी समझना होगा थोड़ा थोड़ा। तो इन सब चीजों से ही काम होगा। और फिर ये दायित्व भी, यदि हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारे अंदर भी जिद होनी चाहिए कि लोग इसको पढ़ क्यों नहीं रहे, पढ़ें। तो उसके लिए बहुत सारे माध्यमों की तरफ भी थोड़ा सा जाना होगा। ये लगता है कि यार हम पुराने लोग हैं, हमें या ये सब नहीं आता है, लेकिन अब जरूरत तो इस चीज की है। अगर हम इसको सीख लेंगे तो हम शायद किसी का भला भी कर रहे हैं, हमारे विचार वहां तक पहुंच रहे हैं। आज 10 साल 15 साल 20 साल बाद यही कुछ चीजें जो लोग सोच रहे हैं नहीं पढ़ रहा है, हो सकता है कल यही चीज हो जाए। इसमें बहुत नाजुक विचार है। अब कलियाही ये जी, समय की हमारे पास समस्या थी और 3-3 4-4 साहित्यकारों को हमने आधे घंटे में सुना, ये भी हम लोगों की उपलब्धि है। बड़ी बात है। लेकिन मैंने सुना है कि जब कोई मुसाफिर भटक जाता है, चारों तरफ घना जंगल हो, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता, तो बार बार आसमान की तरफ देखता है और आसमान से कभी चंद्रमा की रोशनी, कभी छोटे छोटे टिमटिमाते सितारे भी उसे रास्ता देते हैं और उनकी रोशनी में भटका हुआ मुसाफिर अपनी पगडंडी से होता हुआ रास्ते पर आ जाता है। जब भी समाज परेशान होगा, भटकेगा, अंधेरे में फंसेगा, वो कभी श्रुति कुशवाहा के पास आएगा, कभी धनंजय टैगोर के पास आएगा, कभी अशोक मिजाज के पास आएगा और आप लोगों की रोशनी से, चाहे आशीष जी हों, चाहे मैं हूं, अनुपमा जी हों, हम जैसे पत्रकार या हम जैसा पूरा समाज आपकी रोशनी से एक रास्ता पाएगा और बाहर अपने किनारे अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि शांति हो या युद्ध, आप लोगों का साहित्य जारी रखे और समाज को नई रोशनी देता रहे। जब भी वो भटके तो उसका हाथ पकड़ के उसको सहारा देकर सही रास्ते पर ले आए। यही मेरे आज कार्यक्रम का उद्देश्य था। आप लोगों ने अपनी जो महत्वपूर्ण समय दिया, जो अमूल्य रचनाएं दी, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और चूं चूं की गप्पों के दर्शकों की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। आपका भी आभार।